स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध की, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है विज्ञापन के लक्षित श्रोता। एडवर्टाइजमेंट के लिए टारगेट ऑडियंस क्या होती है, लक्षित श्रोता कौन से हैं। तो विज्ञापन जब बनाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट जब बनाया जाता है, तो उस समय कंपनी के पास या उत्पादक के पास जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसके बारे में उसे पूरा सर्वेक्षण कर लेना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है वह कौन सी आयु ग्रुप के लिए है, कौन सी कास्ट के लिए है या कौन सी आय कमाने वालों के लिए है, और उसी हिसाब से विज्ञापन को फ्रेम करना चाहिए। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि विज्ञापन की लक्ष्य श्रोता। तो लक्ष्य श्रोता मीन्स होता है, चूंकि विज्ञापन जनसंवाद है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में, तो इसका जो प्रभाव है वह अल्टीमेटली उपभोक्ता पर पड़ने वाला है, और उद्देश्य भी यही होता है कि उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को खरीदे। तो लक्ष्य श्रोता का निर्धारण, इट मीन्स विज्ञापन बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वह हम अब पॉइंट देख रहे हैं। जैसे उपभोक्ता सर्वेक्षण, कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, हम किन लोगों के लिए विज्ञापन बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप सर्वेक्षण कर लीजिए उपभोक्ता का संरक्षण कर लीजिए। हमारे पास प्रोडक्ट तैयार है, अब कस्टमर का जो है कौन सी आयु के हैं, शिक्षित, प्रोडक्ट के हिसाब से आपके ये सब पॉइंट जो है वो चेंज होंगे। जो आयु वर्ग है उसमें शिक्षित और अशिक्षित का कोई प्रभाव पड़ रहा है। ये फिर आय वर्ग, कितनी आय वर्ग वाले हैं जो हमारा है। जैसे एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, अब फ्रिज बनाने वाली कंपनी का जो विज्ञापन है वह यदि हम देखें तो जो कम आय कमाते हैं उस आयु वर्ग उस कैटेगरी वालों के लिए वह फ्रिज का विज्ञापन जो है वह नहीं है। तो हमारी यहाँ पे लक्षित टारगेट ऑडियंस कौन सी हो गई, जिनकी इनकम जो नॉर्मल रेंज में, मध्यम मिडिल क्लास जो रहता है उनके लिए हो गई। तो हमारे विज्ञापन का स्वरूप कैसा होगा, फिर उन लोगों की मानसिकता के हिसाब से होगा। तो उपभोक्ता का सर्वेक्षण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपभोक्ता ही डिसीजन लेता है कि उसे खरीदना है। तो आयु किस आयु वर्ग के हैं, शिक्षित, अशिक्षित, यदि आपके प्रोडक्ट को उसका प्रभाव पड़ रहा है। फिर आय वर्ग, कौन सी आय वर्ग के हैं, और प्रोफेशन का प्रकार, मतलब बिजनेस, व्यवसाय वाले, बिजनेस क्लास वाले ज्यादा हैं या फिर जो है जॉब वाले ज्यादा हैं। तो ये सब चीजें जो हैं उपभोक्ता के सर्वेक्षण में बहुत अच्छे से कर लीजिए, टारगेट ऑडियंस जो है उसमें से निकाल लीजिए। क्योंकि यदि आयु का इफेक्ट हो रहा है, यदि यंग जनरेशन है, बच्चे जो हैं, यदि कोई खिलौना बनाने वाली कंपनी है, टॉय बनाने वाली बच्चों के लिए, तो उनका विज्ञापन किस प्रकार का होगा, माता पिता के लिए। तो माता पिता के लिए जो है सोचना कि बच्चों के लिए वो किस प्रकार का खिलौना खरीदना पसंद करेंगे। तो ये जो चीजें हैं वह आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो उपभोक्ता सर्वेक्षण में आप इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट बनाकर और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर उपभोक्ता का व्यवहार मीन्स होता है कि उपभोक्ता पैसे को किस तरीके से खर्च करता है। जैसे जो जॉब वाले होते हैं, निश्चित आय कमाने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनका जो है बजट पूरा फिक्स होता है। तो उपभोक्ता वस्तु को खरीदने में किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसका वस्तु खरीदते समय प्राथमिकताओं का क्रम क्या रहता है। यदि व्यवसाय वाले हैं तो उनकी आय चूंकि निर्धारित नहीं होती है, तो उनका खरीदने का पैटर्न अलग होता है। जो रोज कमाते हैं उनका किसी वस्तु को खरीदने का जो तरीका है, सोचने का, समझने का, वह तरीका अलग होता है। तो विज्ञापन में टारगेट ऑडियंस में उपभोक्ता का व्यवहार, इट मीन्स उपभोक्ता का वस्तु को खरीदने का जो व्यवहार है, कि वह वस्तु को खरीदने का कब सोचते हैं। जैसे त्योहार का समय है तो जनरली लोग जो है नई वस्तु को खरीदने का सोचते हैं, तो
तो उस समय में फ्रिज का विज्ञापन, वॉशिंग मशीन का विज्ञापन, गोल्ड ज्वेलरी का विज्ञापन जो है वह उचित है, क्योंकि त्योहार के समय में व्यक्ति जो है कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, मिडिल क्लास। तो ये उपभोक्ता का व्यवहार जो है वह लक्षित वो भी जो है बहुत डिपेंड करता है। फिर है उपभोक्ता प्रवृत्तियों का अध्ययन, उसका ट्रेंड, उपभोक्ता जो कस्टमर है उसकी प्रवृत्तियां क्या है, मानसिक प्रवृत्ति क्या है। तो ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है कि व्यक्ति के पास जैसे उसकी प्रवृत्ति है कि वह पैसा रहता है लेकिन वो खर्च नहीं करता है, वह जमा करके रखता है, या एक विशेष समय अवधि पर ही उपभोक्ता अपना पैसा खर्च करता है। तो उपभोक्ता की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, मेंटलिटी किस प्रकार की है। जैसे हम बात करें गोल्ड ज्वेलरी की, तो जनरली जो है जिनकी आय जो है सीमित होती है तो वह शादी के समय में ज्वेलरी खरीदना पसंद करता है या त्योहार के समय में ज्वेलरी खरीदना पसंद करता है। तो यह डिसाइड कर लीजिए कि उपभोक्ता की जो है प्रवृत्ति क्या है। फिर समाज का आर्थिक वर्ग विभाजन जो है, अब हम यहाँ विज्ञापन सभी समाज के सभी वर्ग देखेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और उसके साथ समाज में धनी वर्ग कितना है, रिच पीपल कितने हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज कितनी हैं और निम्न आय वाले जो हैं वो कितने हैं। उस हिसाब से जो है आप विज्ञापन का अपना प्रारूप तय कीजिए और उस हिसाब से विज्ञापन निकालिए। जैसे मान लीजिए एक पेन बनाने वाली कंपनी है, तो पेन बनाने वाली कंपनी जो है यदि 50 रुपए का पेन बना रही है तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी हो जाएगी, 50 रुपए का पेन जो है नॉर्मल स्टूडेंट जो रेगुलर का है वो नहीं खरीदेगा। तो आप यह डिसाइड कर लीजिए कि समाज का जो वर्गीकरण है वह किस हिसाब से बटा हुआ है। सामाजिक समूह मतलब क्लब्स वगैरह चलते हैं और यूनियंस चलती हैं, संघ चलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है समाज के संगठन होते हैं। तो उनका जो है आप वह भी देख लीजिए, क्योंकि उसका भी बहुत प्रभाव जो है वस्तु के खरीदने पर पड़ता है। तो वह आप देख लीजिए। परिवार की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि परिवार में खरीदने का डिसीजन कौन लेता है, यह डिसीजन किस प्रकार से लिया जाता है और किसके द्वारा लिया जाता है, वह भी जो है विश्लेषण का एक पॉइंट है। क्योंकि जनरली जो है भारतीय फैमिली में डिसीजंस जो है वो अलग तरीके से लिए जाते हैं। यदि हम फॉरेन फैमिलीज की बात करें तो डिसीजंस अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो परिवार की भूमिका भी जो है वस्तु को क्रय करने पर बहुत इफेक्ट डालती है। फिर लाइफ साइकिल, जीवन चक्र जो है, व्यक्ति का जीवन चक्र जो है, तो वयस्क बूढ़ा व्यक्ति जो है वृद्ध हो गया है, तो जीवन चक्र का भी जो है वस्तु के जो विज्ञापन है उसका असर करेगा और टारगेट ऑडियंस जो है उसका डिसीजन लेने में रहेगा। फिर जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसी है, सोच कैसी है व्यक्ति की, यदि नए नए फैशन को जो है अपना सकती है, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि कोई भी फैशन है उसको ट्राई करके देखना है, तो नेचुरली जो है टारगेट ऑडियंस जो है आपकी बदल गई। अब आपको जो है उस हिसाब से विज्ञापन करना है। यदि परंपराओं के अनुसार ही अब चल रही हैं चीजें तो टारगेट ऑडियंस आपकी बदल जाएगी। फिर जननायकत्व मतलब जो लीडर्स हैं, बहुत सी कंडीशंस में लीडर्स की बातों को फॉलो करते हैं। छोटी जगह पे ये चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। तो यदि जो लीडर है, नायक है, उसकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर वस्तुओं के क्रय पर फर्क पड़ता है, तो आप डिसीजन विज्ञापन बनाने का उस प्रकार से डिसीजन लीजिए। तो स्टूडेंट ये है कि लक्षित श्रोता का निर्धारण आप किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करेंगे। तो ये सब एनालिसिस करके कोई भी विज्ञापन या उत्पादक जो है वह बहुत अच्छे से अपने विज्ञापन को प्रसारित कर सकता है और वस्तु का क्रय बढ़ा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हमें यदि विज्ञापन देना है तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, साधन हैं जहां पर हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो इनको हमने 4 भागों में बांटा है।
प्रेस व प्रसारण विज्ञापन, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिका विज्ञापन, जर्नल्स, टेलीविजन, रेडियो, जहाँ पर जो विज्ञापन है वह हम प्रसारित करते हैं, प्रेषित करते हैं। तो ये समाचार पत्र, पत्रिका छपा हुआ रहता है, इसमें प्रिंटेड फॉर्म में रहता है, जर्नल्स में, टेलीविजन में जो है वीडियो फॉर्म में रहता है, और रेडियो में जो है वो ऑडियो फॉर्म में रहता है। फिर है बाह्य विज्ञापन, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स हम लगाते हैं, इस पे दीवारों पे विज्ञापन बोर्ड, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वह लगाए जाते हैं। परिवहन के साधनों पर, गाड़ियों पे जो है पोस्टर्स चिपका दिए जाते हैं। बिजली द्वारा सजावट, इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग्स चल रही हैं तो उसके द्वारा भी विज्ञापन जो कि रनिंग कंडीशन में रहती है। काउंटर व खिड़की पर, विंडो पे भी जो है विज्ञापन पोस्टर्स और पंपलेट के थ्रू दिए जाते हैं। फिर है पोस्ट द्वारा विज्ञापन, डाक विज्ञापन भी होता है। जनरली ये जो है होलसेलर और रिटेलर के बीच में होता है, या उत्पादक जो है वह अपने कस्टमर जो रहते हैं, मतलब होलसेलर और रिटेलर, उनको जो है प्रिंट फॉर्म में पत्र भेजते हैं कि हमारे यहाँ ये चीजें बन रही हैं। सूची पत्र, कैटलॉग जिसको बोलते हैं, जिसमें उनके यहाँ दुकान के सारे आइटम्स लिखे रहते हैं, जो कि एक लिस्ट जो है पहले से बना ली जाती है, और उस सारे विक्रेताओं की लिस्ट बना ली जाती है, और उनको जो है बाय पोस्ट ये कैटलॉग्स भेजी जाती हैं। डायरियाँ प्रिंटेड फॉर्म में, जिसमें दुकान का या फर्म का नाम लिखा रहता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, तो यह भी एक विज्ञापन का तरीका है। वस्तुओं के चित्र, पिक्चर फॉर्म में भी जो है वस्तुओं के जो चित्र है वो भेजे जाते हैं। कैलेंडर्स जो है दिए जाते हैं, जिसमें उनके एडवर्टाइजमेंट लिखे रहते हैं, विज्ञापन लिखे रहते हैं। और अन्य माध्यम, अदर सोर्सेज जो है उसमें इंटरनेट हो गया, जैसे इंटरनेट पे भी जो है ऐड होते हैं। फिर सिनेमा, मूवीज में जो है विज्ञापन किए जाते हैं। लाउड स्पीकर के थ्रू जो है विज्ञापन किए जाते हैं, कि लाउड स्पीकर पे गाड़ियों में जो है किए जाते हैं। फिर कोई मेला लगा है, प्रदर्शनी लगी है, एग्जीबिशंस लगी है, वहां पे होर्डिंग्स टांगकर, बैनर लगाकर जो है विज्ञापन होते हैं। और फिर है व्यक्तिगत संपर्क। अब हम बात करें इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम है, इन्हें समझाइए। तो जब आपको यह क्वेश्चन आता है कि विज्ञापन के माध्यम को समझाइए, तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर पूरी चीजों को लिखिए, और इसमें जो है इनको शॉर्ट में जो है आपको समझाना रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं। और इसमें ऐसा भी आ सकता है कि समाचार पत्र या पत्रिका विज्ञापन में विज्ञापन से क्या आशय होता है और इसके क्या लाभ और दोष है। तो समाचार पत्र और पत्रिका, जर्नल्स, इसमें विज्ञापन से क्या आशय है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि जब उत्पादक के द्वारा या विज्ञापन एजेंसी के द्वारा विज्ञापन किसी भी समाचार पत्र में है, जो राष्ट्रीय स्तर का या स्थानीय स्तर का समाचार पत्र हो, उसमें दिया जाता है, तो वह समाचार पत्र वाला विज्ञापन होता है। अब इसके लाभ और दोष, तो समाचार पत्र के यदि हम लाभ की बात करें कि इसमें विज्ञापन देने से क्या लाभ होते हैं, तो सबसे पहला मितव्ययिता। यदि हम इसकी तुलना दूरदर्शन या टीवी पे विज्ञापन से करें तो उसके कंपैरिजन में कम होती है। फिर दूसरा हम देखें इसके क्या लाभ होते हैं, तो शीघ्र पहुंच। न्यूज़पेपर प्रतिदिन जो है करोड़ों लोगों के पास पहुंचता है, तो और रूटीन का प्रतिदिन का काम है, तो इजीली जो है विज्ञापन प्रत्येक ग्राहक के पास पहुंच जाता है। तीसरा है व्यापक क्षेत्र। वर्तमान समय में न्यूज़पेपर, अखबार जो है सभी के घरों में आता है, तो समाचार पत्र में विज्ञापन से जो है इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, प्रत्येक घर में विज्ञापन जो है पहुंच जाता है। अब यदि हम इसकी दोष की बात करें तो समाचार पत्र में विज्ञापन की क्या स्थिति है, तो समाचार पत्र में सबसे जो चीज है, दोष है, वह है कि समाचार पत्र जो है बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद उस न्यूज़पेपर रद्दी बन जाता है, तो विज्ञापन जो है वह एक ही बार पढ़ा जाता है, तो जीवन काल जो है कहेंगे हम विज्ञापन का कम होता है। दूसरा,
समाचार पत्र उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, तो अशिक्षित वर्ग के लिए यह विज्ञापन क्या है, अनुपयोगी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इनमें से समाचार पत्र का या फिर बाह्य विज्ञापन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आ सकता है, या डाक द्वारा विज्ञापन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जैसे बाह्य विज्ञापन मतलब होर्डिंग्स या पोस्टर्स दीवारों पे चिपकाए जाते हैं, तो क्या फायदे हैं, ये स्थानीय स्तर पर लागू हो सकता है। लागत यदि हम बात करें जो टीवी वगैरह पे विज्ञापन होते हैं उससे कम होती है और शीघ्र पहुंच जाती है। यदि इसके दोष की बात करें तो दोष में क्या होगा, दीवारों पर विज्ञापन चिपकने से क्या होता है कि दीवारें खराब हो जाती है, स्वच्छता में कमी आती है। और क्या दोष हो सकते हैं, कॉस्ट यदि हम बात करें न्यूज़पेपर से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको किसी के भी दोष या लाभ इंडिविजुअली आ सकते हैं, तो आप उसको इस तरीके से फ्रेम करेंगे। ठीक है, ये है विज्ञापन के माध्यम। अब हम बात करेंगे विज्ञापन माध्यम का चुनाव। आईएमपी क्वेश्चन है ये कि विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई एक प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उसकी वस्तु है, तो वह अपना विज्ञापन न्यूज़पेपर में दे कि विज्ञापन का बोर्ड लगा दे केवल, या पत्र भेजे, या नेट पे दे। तो ये डिसीजन लेते समय उसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वस्तु का स्वभाव कैसा है, वस्तु किस प्रकार की है। यदि जो है वस्तु इस प्रकार की है, उसका नेचर जो है इस प्रकार का है कि जिसका विज्ञापन न्यूज़पेपर में पढ़ने से हो जाएगा, जैसे कि शिक्षित आय वर्ग के लिए है, केवल जो शिक्षित वर्ग के लिए है, जो पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा विज्ञापन यदि आप न्यूज़पेपर में भी देंगे, पत्रिकाओं में भी देंगे तो हो जाएगा। लेकिन यदि वस्तु का स्वभाव ऐसा है जो शिक्षित नहीं है, सभी आय वर्ग के लिए है, तो आपको फिर टीवी का उपयोग या इंटरनेट का उपयोग करना रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। फिर ग्राहक वर्ग, आपके वस्तु जो है उसको उपयोग करने वाले कस्टमर कौन कौन से हैं, कौन से वर्ग के हैं। यदि यंग जनरेशन है, युवा वर्ग है, तो इंटरनेट पे भी यदि विज्ञापन दिया, क्योंकि मोबाइल जो है हर व्यक्ति के पास है, हर युवा के पास है, तो वहां से हो जाएगा। यदि जो है आपकी वस्तु इस प्रकार की है जो वृद्ध लोगों के लिए उपयोगी है, तो फिर वृद्ध टीवी से ज्यादा कनेक्टेड है, तो उस पर उसका माध्यम का चुनाव करिए। तो ग्राहक किस प्रकार के हैं, आपकी वस्तु का उपयोग कौन से ग्राहक करने वाले हैं, उसके हिसाब से करिए। प्रभाव क्षमता, यदि हम इनमें से प्रभाव क्षमता की बात करें तो कौन सा विज्ञापन का माध्यम बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। यदि स्थानीय स्तर पर बात करें तो न्यूज़पेपर और पंपलेट्स यदि हम न्यूज़पेपर के साथ दे दें तो वो बहुत प्रभाव। यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो टीवी जो है सबसे बढ़िया साधन है। तो किस माध्यम की प्रभाव क्षमता ज्यादा है, तो वर्तमान समय में हम देखें तो टीवी की प्रभाव क्षमता, टीवी में विज्ञापन देने की प्रभाव क्षमता सबसे अधिक है। फिर व्यवसाय का क्षेत्र, यदि जो है आपका व्यवसाय राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है तो आप केवल समाचार पत्र में देंगे तो सफिशिएंट नहीं होगा, आपको टीवी का उपयोग करना रहेगा, इंटरनेट का उपयोग करना रहेगा। यदि आपका बिजनेस व्यवसाय जो है केवल स्थानीय स्तर पर चल रहा है तो फिर टीवी की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर में देने से आपका जो है काम हो जाएगा। तो व्यवसाय का क्षेत्र किस स्तर का है। ग्राहकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, तो यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से ग्राहक जो है उपयोग करने वाले हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। यदि आपका वस्तु जो है वो ऐसी है जो रोज कमाते हैं और उनको रोज जो है इनकम मिलती है, ऐसे वर्ग के लिए है, तो विज्ञापन का माध्यम कौन सा होना चाहिए, तो यह ध्यान जो है बहुत रखना होगा। फिर संदेश का स्वभाव, आप जो संदेश देना चाहते हैं, जो बात बोलना चाहते हैं, उसका नेचर किस टाइप का है, उसका स्वभाव कैसा है। केवल एक सेंटेंस एक वाक्य के तौर पे बोलना चाहते हैं, कोई इस प्रकार का है जो व्यक्ति की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो संदेश का स्वभाव कैसा है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा माध्यम हम चुने। साधन की ख्याति,
इसमें से कौन से साधन की ख्याति रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा चल रहा है? यदि हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो लोकल लेवल के न्यूज़पेपर्स चलते हैं, वह भी सफिशिएंट है। लोकल जो है जो साधन है उसकी ख्याति किस प्रकार की है, उस हिसाब से भी जो है आपका विज्ञापन माध्यम के चुनाव पर असर पड़ेगा। फिर विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य भी बहुत मायने रखता है कि विज्ञापन जो है लोगों में प्रचार प्रसार करना है, कोई हानिकारक स्थिति को बचाव के लिए आप संदेश दे रहे हैं, जैसे कोरोना से बचाव के लिए, तो ये जो संदेश, इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को जागरूक बनाना कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए। दूसरा, यदि आपको किसी वस्तु के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना है तो उसके लिए विज्ञापन माध्यम अलग होगा। फिर है तुलनात्मक अध्ययन। जितने भी विज्ञापन के माध्यम हैं, आप जब डिसीजन ले रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तो इनका सबका अपनी जरूरत और लागत के हिसाब से क्या कर लीजिए? तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। जो आपके लिए इकोनॉमिकल हो, मतलब कम खर्च में हो, उसका चुनाव आप कर सकते हैं। सॉरी। क्रय निर्णयों का स्थान व समय। कस्टमर कब उस गुड्स को खरीदेगा? जैसे दिवाली का त्योहार आता है, उस समय में आप देखते हैं विज्ञापन पेंट के जो है वह ज्यादा आते हैं, मिठाइयों के विज्ञापन ज्यादा आते हैं, क्योंकि उस समय में, त्योहार के समय में ज्यादा जो है लोग मिठाइयों को खरीदते हैं। तो क्रय निर्णय का स्थान क्या रहेगा और समय क्या रहेगा? शादियों का सीजन आ रहा है, उस समय में ड्रेस के या कपड़ों के विज्ञापन जो उचित हैं। तो ये निर्णय जो है आप इस बात को ध्यान में रखकर भी लीजिए कि कौन सा माध्यम अच्छा है। और विक्रय नीति, जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स पॉलिसी क्या है, गारंटी वारंटी की है, नगद बेचने की है, उधार बेचने की है, डिस्काउंट की है, तो वह डिसीजन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन सा विज्ञापन माध्यम का चुनाव करें। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन अपील या संदेश क्या होता है। तो विज्ञापन अपील ग्राहक के मनोविज्ञान से संबंधित है, ग्राहक के दिमाग से संबंधित है। इसका अर्थ है कि विज्ञापन के द्वारा ग्राहक के मन में उस वस्तु को खरीदने की इच्छा का उत्पन्न होना। यह बताता है कि विज्ञापन का जो प्रभावशीलता है, विज्ञापन की जो अपील है या संदेश है, वो बहुत अच्छा है। मतलब जितना अच्छा विज्ञापन का संदेश होगा उतना प्रभावशाली माना जाएगा विज्ञापन अपील को। तो क्या अर्थ हुआ जब इसकी परिभाषा आप लिखेंगे? तो विज्ञापन अपील या संदेश विज्ञापनकर्ता के द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन है या प्रेजेंटेशन है जो कि ग्राहक के मन में उस विज्ञापन को देखने के बाद उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होना, यह होता है विज्ञापन अपील या संदेश। ठीक है। अब विज्ञापन अपील के क्या तत्व है या विज्ञापन अपील या संदेश के कौन कौन से सिद्धांत हैं? स्टूडेंट्स ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही हैं। कौन कौन से? विज्ञापन अपील या संदेश, अपील के तत्व और क्या? विज्ञापन अपील के सिद्धांत। इन दोनों का आंसर जो है वह एक ही है। यदि आपको तत्व आते हैं तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि सिद्धांत आते हैं तो आप क्या करेंगे? इनके आगे लिखेंगे ध्यानाकर्षण का सिद्धांत, रुचि उत्पत्ति का सिद्धांत, विश्वासोत्पत्ति का सिद्धांत, इच्छा उत्पत्ति का सिद्धांत। और यदि तत्व आते हैं, एलिमेंट आते हैं कि विज्ञापन अपील या संदेश के तत्वों की व्याख्या करिए, तो आप फिर सिद्धांत वर्ड नहीं लगाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो कैसी होनी चाहिए? और अपील और संदेश के तत्व या सिद्धांत मतलब है कि शुड बी, कैसा होना चाहिए, एक आदर्श विज्ञापन कैसा होना चाहिए, वो पॉइंट है। तो ध्यान आकर्षित करने वाला विज्ञापन अपील या संदेश जो भी विज्ञापन में कहा जा रहा है
वह ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। उसमें शब्दों का चयन, रंगों का चयन, आकार का चयन और जो चित्र आप दिखा रहे हैं वह इस प्रकार का हो कि कस्टमर, ग्राहक उन चित्रों, रंगों या जो शब्दों का संयोजन है उसको सुनकर उसका ध्यान उस विज्ञापन की तरफ आकर्षित हो जाए। और विज्ञापन अपील जितनी अच्छी होगी उतने ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे। जैसे कैडबरी का हम एग्जाम्पल वो देखते हैं, विज्ञापन कुछ मीठा हो जाए, तो यह लाइन जो है वह इतनी कनेक्ट करती है कि उसके कस्टमर जो है वह बढ़ गए हैं। उसमें आपने देखा होगा कि ब्रांड नेम, जो ब्रांड से बहुत सारी वैरायटी निकालने लगे हैं। तो ध्यान आकर्षित करने वाली विज्ञापन की अपील होना चाहिए। उस ध्यान आकर्षण के लिए आप रंगों का प्रयोग, आकार का प्रयोग, वस्तु का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करें कि कस्टमर का ध्यान आकर्षित हो। रुचि उत्पत्ति, जो विज्ञापन अपील है, जो विज्ञापन आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका जो भी ग्राहक वर्ग आपने चुना है उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए और कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि जो पसंद नहीं करता है उसकी भी रुचि उत्पन्न हो। जैसे कोई चॉकलेट नहीं खाता है लेकिन विज्ञापन इस प्रकार का हो, उसकी अपील इस प्रकार की हो कि सामने वाले ग्राहक के मन में उस चॉकलेट को खाने की रुचि उत्पन्न हो, इंटरेस्ट जागृत हो। यदि वॉशिंग मशीन है तो इस प्रकार का विज्ञापन हो कि व्यक्ति जो है अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन को बदल कर चाहे कि मैं नई वॉशिंग मशीन ले लेता हूँ, बहुत अच्छी दिख रही है। तो रुचि उत्पत्ति वाला होना चाहिए। फिर विश्वास की उत्पत्ति, मतलब विज्ञापन अपील इस प्रकार की हो कि उस विज्ञापन को देखकर ही ग्राहक को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है वो बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी जो है वह बहुत अच्छी है। तो 1 मिनट के विज्ञापन में, 50 सेकंड के विज्ञापन में कोशिश करना चाहिए कि उसमें हम इस प्रकार के सेंटेंस और कोटेशन यूज करें और उसकी जो क्वालिटी है उसकी व्याख्या ज्यादा करें। फिर इच्छा उत्पत्ति, विज्ञापन को देखना और उसको भूल जाना। लेकिन यदि विज्ञापन कुछ इस प्रकार का बनाया जाए, उसकी इच्छा, कस्टमर की इच्छा उत्पत्ति हो और वह ललायित रहे कि मुझे यह प्रोडक्ट जाकर खरीदना है, यह बहुत अच्छा है। तो इन दोनों में अंतर है, विज्ञापन को देख लिया और भूल गए, और एक है कि विज्ञापन को देख लिया, जब दुकान पर गए तो हमने उससे उस प्रोडक्ट की डिमांड करी। तो दोनों में से विज्ञापन कौन सा प्रभावशाली माना जाएगा? जिसमें कस्टमर ने जाकर दुकान पर डिमांड करी, तो उसकी इच्छा उत्पत्ति होनी चाहिए। ठीक है, वही अपील जो है वह सही, मतलब बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। विज्ञापन का उद्देश्य यही है। फिर सुझाव, विज्ञापन अपील में जो है, संदेश में आपको सुझाव, यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके बारे में, उपयोग करने के बारे में कोई निश्चित समयावधि है, कोई विशेष तरीका है, या वस्तु कहाँ उपलब्ध रहेगी, इस प्रकार की कोई जानकारी है, तो अपील में सुझाव जरूर देना चाहिए। कुछ विशेष सुझाव है कि इस निश्चित समयावधि के बाद यह प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं रहेगा, या यह प्रोडक्ट अभी इन शहरों में उपलब्ध है, इस प्रकार का कोई सुझाव है तो वो जरूर देना चाहिए। फिर पुनरावृत्ति, विज्ञापन एक बार किया भूल जाएंगे, लेकिन बार बार रिपीटेशन हो, बार बार उसे दिखाया जाए तो ग्राहक के मन में वो छप जाता है, वह उसे हमेशा याद रहता है। जैसे निरमा हमें अभी भी याद है, हम बचपन के हिसाब से देखें तो पुनरावृत्ति जितनी ज्यादा बार रिपीटेड होगा उतनी बार जो है वह कस्टमर को आकर्षित करेगा। समय सीमा, विज्ञापन अपील की जो समय सीमा है, कब दिखाया जा रहा है, जो टीवी में है या इंटरनेट पे है तो उसका समय क्या है। जैसे प्राइम समय माना जाता है 8 से 10 का, उस समय में कौन से विज्ञापन है अपील करनी चाहिए, संदेश दिखाना चाहिए, या त्योहारों का समय है तो उस समय में कौन से विज्ञापन दिखाने चाहिए। तो समय सीमा का भी जो है वह बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर संवर्धनात्मक क्रियाएं, प्रमोशनल एक्टिविटी, यदि जो है प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसी आप फैसिलिटी दे रहे हैं, जो डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई फ्री गिफ्ट दे रहे हैं,
तो उसका विशेष रूप से संदेश में, अपील में आपको व्याख्या करनी चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि कस्टमर के मन में उस चीज को देखकर भी उस वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न हो और ध्यान आकर्षित हो। तो ये है स्टूडेंट्स विज्ञापन अपील या संदेश के एलिमेंट, तत्व या सिद्धांत। अब हम बात करें प्रभावी विज्ञापन के मनोवैज्ञानिक तत्व। प्रभावी विज्ञापन के मनोवैज्ञानिक तत्व में कुछ नया नहीं है। आपको पहला पॉइंट है ध्यान आकर्षण वाला, ये वाला पहला पॉइंट है, ठीक है। अब इसके ध्यान आकर्षण जब आप लिखेंगे तो यदि ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान आकर्षण किस किस चीज पर ध्यान आकर्षित होगा? रंगों का चुनाव, एक पॉइंट आप ये बना सकते हैं। दूसरा आप क्या बना सकते हैं? चित्र का चुनाव। तीसरा आप बना सकते हैं जो फॉन्ट साइज है, अक्षर जो है बड़े अक्षर होंगे तो जल्दी ध्यान आकर्षित होता है। फिर चौथा विज्ञापन का जो समय है वो ध्यान आकर्षित करता है। तो इसके अंतर्गत हमको कुछ नया नहीं लिखना है। तो प्रभावी विज्ञापन के मनोवैज्ञानिक तत्व में पहला ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, दूसरा रुचि उत्पत्ति वाला, तीसरा विश्वास उत्पत्ति वाला, विश्वास की उत्पत्ति हो, और चौथा जो है वो है आपका इच्छा उत्पत्ति वाला। तो आपको इन्हीं को डिस्क्राइब करना है। कब? जब क्वेश्चन आता है कि प्रभावी विज्ञापन के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सब मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं को डिस्क्राइब करना है। अब हम बात करेंगे विज्ञापन प्रति के प्रकार। विज्ञापन की प्रति मतलब विज्ञापन जो विज्ञापन प्रति मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कॉपी जो कि किसी स्लाइड, किसी पिक्चर, किसी चित्र या लिखित मटेरियल के रूप में होती है, जो कि विज्ञापनकर्ता के द्वारा प्रसारित की जाती है ग्राहकों के लिए। इट मीन्स न्यूज़पेपर में हम जो छपा हुआ विज्ञापन देखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? विज्ञापन की प्रति, ठीक है। जो पंपलेट होता है, जो छपा हुआ आता है, उसको हम क्या कहेंगे? विज्ञापन की प्रति। या टीवी में हम जो एड देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, वो भी क्या कहलाएगा? विज्ञापन की प्रति। अब विज्ञापन की प्रति के आवश्यक तत्व कौन कौन से एलिमेंट होना चाहिए? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, यही सब होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपको विज्ञापन प्रति के तत्वों का वर्णन करने को आए तो आप यही वाला आंसर इसमें लिखेंगे, वही होता भी है। फिर है विज्ञापन प्रति के प्रकार। विज्ञापन कॉपी या विज्ञापन जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है? हम टीवी में या न्यूज़पेपर पर बहुत अलग अलग प्रकार के विज्ञापन देखते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? कोई विज्ञापन हमें किसी वस्तु की जानकारी के बारे में बताता है, कोई विज्ञापन केवल संदेश के रूप में होता है। जैसे कोरोना के समय में जो संदेश आते थे वो हमारी सुरक्षा के लिए होते थे, केवल संदेश देना होता था। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो हमें किसी अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, पानी बचाओ। तो ये विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? वो जो है ये प्रकार है। पहला है शिक्षात्मक और सूचनात्मक। केवल शिक्षा देना है, सूचनात्मक सूचना प्रदान करनी है कि कोरोना के समय में आप इन बातों का ध्यान रखें। तो ये क्या हो गया? शिक्षात्मक, एजुकेशन दे रहे हैं कि कोरोना से बचाव कैसे हो सकता है। फिर संस्थागत प्रति, केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा है, जैसे टाटा बिरला या इस टाइप की जो संस्था है उनके बारे में यदि बताया जा रहा है केवल संस्था के बारे में, तो वो संस्थागत का विज्ञापन हो गया। कारण स्पष्ट प्रति, बहुत से विज्ञापन में यह बताया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट का उपयोग क्यों करें, उसमें कारण भी बताए जाते हैं। जैसे ऑरो वाटर है तो उसमें वो बताते हैं कि आप इस प्रोडक्ट का यूज क्यों करें। तो कारण स्पष्ट यदि बताया जा रहा है विज्ञापन में तो उसे हम क्या कहेंगे? उस टाइप का विज्ञापन कारण स्पष्ट प्रति कहलाता है। सुझावात्मक प्रति, ऐसे विज्ञापन जिसमें सुझाव दिया जाता है कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सजेस्टिव वे में जितने भी विज्ञापन होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। फिर मानव रुचि प्रति, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, कस्टमर है, उसकी रुचि के लिए यदि कोई विज्ञापन दिखाया जाता है
उसकी इंटरेस्ट की कोई चीज दिखाई जाती है तो वो उस प्रकार का जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तथ्यात्मक प्रतीक, रियल फैक्ट को दर्शाते हुए जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि वास्तविक स्थिति यह है, तो वो सारे विज्ञापन तथ्यात्मक प्रति में आते हैं। फिर विज्ञापन विज्ञान सम्मत प्रति, बहुत से प्रोडक्ट में साइंस भी बताया जाता है कि इसके अंतर्गत ये फैक्टर, जैसे बेबी फूड्स बच्चों के खाने के संबंध में, सेरेलैक के संबंध में बताया जाता है इसमें ये कंटेंट है, प्रोटीन एक्स या कुछ इस टाइप के बच्चों के, बढ़ते हुए बच्चे के लिए ये होना चाहिए। तो इस प्रकार के कोई विज्ञान से सहमत कोई प्रति दिखाई जाती है, विज्ञापन दिखाया जाता है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर अनौपचारिक प्रति, अनौपचारिक मतलब जिसमें लैंग्वेज जो है, जैसे हाजमोला कैंडी है, इसमें जो है फैमिलियर होकर कोई सेंटेंस रखा जाता है या प्रति दिखाई जाती है, तो वह अनौपचारिक में आती है। फिर प्रासंगिक प्रति, जैसे क्रिकेट में क्रिकेटर्स को ले लिया जाता है, या फिल्म स्टार को जो है जैसे नेत्रदान महादान, उसमें जो है फिल्म स्टार को जोड़ लिया जाता है। तो प्रासंगिक मतलब क्रिकेट से संबंधित कोई चीज दिखा रहे हैं, उसमें कपिल देव, सचिन तेंदुलकर को ऐड कर लिया, तो वह प्रासंगिक प्रति हो गई। प्रश्नवाचक प्रति, क्वेश्चन, क्या आप मोटापे से परेशान हैं, क्या आप गोरा होना चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक यदि प्रश्न विज्ञापन में रखे जाते हैं तो वो इस प्रकार की हो गई। अनुमोदन प्रति, अनुमोदन प्रति मीन्स विज्ञापन में कोई संदेश दिया जा रहा है और उसका अनुमोदन कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कर दे, कोई पॉपुलर एक्टर या कोई बिजनेसमैन कर दे, तो उसे हम कहेंगे कि वह अनुमोदन प्रति हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका कि विज्ञापन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो है हम देखेंगे कि कोई विज्ञापन की प्रति बनानी है, कोई लेआउट आपको डिजाइन करना है, कोई भी प्रोडक्ट का लेआउट आपको बनाना है, तो उसे कैसे बनाया जाता है। तो विज्ञापन विन्यास या डिजाइन, तो विज्ञापन को डिजाइन कैसे किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। हर कंपनी, हर उत्पादनकर्ता अपनी जरूरत के हिसाब से कलर, डिजाइन, शब्दों का चुनाव, चित्रों का चुनाव, ये सब चीजों को ध्यान में रखता है और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन करता है। क्योंकि हमने देखा था कि विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय अब माध्यम कौन सा उपयोग कर रहा है वह, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भी यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये हेडिंग्स लेकर इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें मुख्य शीर्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन शीर्षक से ही किसी विज्ञापन या उसके अंदर की सामग्री का पता चलता है। तो मेन हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, उसका फ़ॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, और वह किस प्रकार का होना चाहिए कि उस लाइन को पढ़कर, मेन हेडिंग को पढ़कर कस्टमर जो है आकर्षित हो। कई बार आपने देखा होगा कि बुक जो है या कोई हेडिंग पढ़कर हम उसकी डिटेल पढ़ने जाते हैं और हेडिंग ही समझ में नहीं आती है तो हम उस आर्टिकल को छोड़ देते हैं। तो मुख्य शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई विज्ञापन की डिजाइन आपको बनानी है तो मेन हेडिंग्स का साइज आप ऐसा रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, या कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं, या आप इस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि जो उत्पादन करता है, जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। उसके बाद जो है सब हेडिंग्स, ये सब पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने हैं, लेकिन जब एक्चुअली कोई विज्ञापन एजेंसी बनाती है तो वो अपनी टेस्ट और इंटरेस्ट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करती है। फिर इसमें मेन बॉडी, मुख्य जो है जिसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, उसके बारे में बहुत ध्यान से लिखिए। कौन कौन से पॉइंट जो है आपको एड में देने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेन पॉइंट जो है वो रह जाएं और सब्सिडरी पॉइंट जो है वो फोकस हो जाए। तो ये मेन बॉडी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल्स, उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में किसी प्रकार के कोई उदाहरण की जरूरत है तो आप वो दे सकते हैं इसमें। लिखित सामग्री, वीडियो में जो है कोई ऐसे लाइन लिखने की जरूरत है कि बच्चों के लिए हानिकारक या हैंडल विद केयर, कुछ इस टाइप से कुछ लिखने की जरूरत है तो वो ध्यान रखिए।
फिर इसके बाद चित्र शीर्षक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लिखे हुई 20 लाइनें उतना इफेक्ट कस्टमर पर नहीं डालेगी जितना एक कलरफुल पिक्चर। तो पिक्चर जो आपके एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड हो रही है वह हर तरीके से सफिशिएंट हो इट मीन्स साइज, कलर और किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन ना हो, और किस वे में दिखानी है वह सब चुनाव आपका व्यवस्थित होना चाहिए। फिर व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क, किसी भी बिजनेस की यह पहचान होती है, रजिस्टर्ड होता है, और व्यापार चिन्ह लगाने के बाद श्योरिटी हो जाती है कि यह विज्ञापन उसी कंपनी का है। तो वो जो है बहुत ध्यान रखिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नारा, स्लोगन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही जो है प्रोडक्ट जनरली लोगों की जुबान पर रहता है। जैसे कैडबरी का कुछ मीठा हो जाए, या बैंक ऑफ इंडिया का रिश्ते बनाते हैं हम, ये कुछ कोटेशंस जो हैं वो फेमस है और उसके कारण लोगों को उस प्रोडक्ट का नाम याद रहता है। तो इस तरीके से कोई इस टाइप का जो है छोटा सा स्लोगन हम इसमें पुट कर देते हैं तो आपका विज्ञापन, अपील, संदेश और विज्ञापन जो है बहुत प्रभावी बन जाता है। फिर खालिस्तान, तो कहाँ आपको खालिस्तान छोड़ना है, कहाँ ब्लैंक स्पेस है, तो एक जो प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, सेटिंग जो होती है वह बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। तो यदि आपको विज्ञापन की डिजाइन या लेआउट के बारे में आता है तो आप इन हेडिंग्स को लेकर इस आंसर्स को लिख सकते हैं।